नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं संजय पुगलिया। चुनाव का फेज अब सारे करीब करीब खत्म होने को है और सबको 1 जून और उसके बाद 4 जून के रियल नतीजों का इंतजार है। इस कोलाहल भरी दुनिया में जो सबसे एक रेयर कमोडिटी है उसको कहते हैं क्लैरिटी, और वो भी न्यूट्रलिटी के साथ। तो हम कोशिश ये करेंगे आज एक खास मेहमान प्रशांत किशोर जी से बात करके कि आप लोगों को एक क्लैरिटी दी जा सके कि इस चुनाव में हुआ क्या है, रुझान क्या है, नतीजे क्या हो सकते हैं। क्योंकि जब बहुत बड़ा इवेंट होता है तो एंग्जाइटी पैंस आते हैं दोनों साइड के लोगों को, पक्ष हो या विपक्ष, उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर का परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि वो पहले पॉलिटिकल कंसल्टेंट के रूप में भारत की पब्लिक लाइफ में शुरू हुए। उसके बाद उन्होंने ये काम छोड़ा और इस वक्त बिहार में एक अभियान चला रहे हैं, जन स्वराज अभियान, जो कि अगले साल विधानसभा का जब चुनाव होगा उसमें एक पार्टी में तब्दील करेंगे और बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। उस पर आखिर में चर्चा होगी। शुरू करते हैं यहां से। प्रशांत किशोर जी, आपके साथ समय निकाला आपने, आपका बहुत शुक्रिया। पहला सवाल यही है, एक ही सवाल पूछ रहे हैं लोग, 4 जून का नतीजा क्या होगा? धन्यवाद संजय भाई। 4 जून का नतीजा क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में ही है। आप जैसे पत्रकार, बहुत सारे विशेषज्ञ, सेफोलॉजिस्ट, दुनिया भर के जितने राजनीतिक नेता हैं उनका अपना मत है। लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं आपको ये कहूँगा, कंसिस्टेंसी सम टाइम कुड बी बोरिंग। तो मैं अभी जो आपको बताऊँगा वो बोरिंग ही आपके और आपके दर्शकों को लगेगा, क्योंकि पिछले 3, 4, 5 महीनों से जो कुछ भी 2, 4, 5 साक्षात्कार हम लोगों ने करे हैं, मैंने कम से कम अपना जो नज़रिया रखा है कि मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से आप चुनाव का आकलन कर लें, ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी, मोदी लेड बीजेपी एनडीए सरकार वापस आ रही है। नंबरों को लेकर, आंकड़ों को लेकर चर्चा हो सकती है, उसमें मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर ये बात करीब करीब साफ दिख रही है कि जो सरकार अभी है वो जिस तरह का नंबर उनके पास पिछले लोकसभा में या अभी के लोकसभा में है, मोर और लेस इन्हीं नंबरों के साथ या इससे थोड़ा बेहतर नंबर के साथ वो वापस आ सकते हैं। जी, बिल्कुल प्रिसाइज है कि सेम नंबर या थोड़ा बेहतर नंबर के साथ आ सकते हैं। प्रशांत जी, जहां से मैं बैठ के अभी आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, ये मुंबई है और साउथ मुंबई में सबसे लो टर्नआउट हुआ है। लेकिन मुंबई के लोग चूंकि ताकतवर लोग हैं तो बड़ा अनुमान लगाते हैं, इनका ब्लड प्रेशर बड़ा जल्दी ऊपर नीचे हो जाता है, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टॉक मार्केट की एंग्जाइटीज़ में, जो पिछले दिनों हमने चर्चाएँ सुनी। जाहिर है कि उसको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है बाजार को, इसीलिए डिबेट ये चली कि कहाँ सीटें घटेंगी, कहाँ बढ़ेंगी। ये भी एक चर्चा का विषय रहा। थोड़ा सा मीनिंगफुल भी है, थोड़ा सा वो बेमतलब का डिस्कशन भी है। लेकिन ये सवाल आपसे पूछना ज़रूरी है कि सीटें कहाँ बढ़ेंगी और फिर चर्चा करेंगे कि कहाँ घट सकती हैं। देखिए, यहाँ आपको एक चीज़ समझना जो हम लोगों को ज़रूरी है कि मार्केट भी जो है वो विजडम ऑफ क्राउड को दिखाता है। मिलियंस ऑफ पीपल, इन्वेस्टर्स एंड अदरवाइज अपनी समझ से या फाइनेंशियल एनालिस्ट या एडवाइजर्स की समझ, उनकी मदद से एक डिसीजन लेते हैं और उनका एक कंबाइंड जो जजमेंट है वो मार्केट के रूप में आपको हमको दिखता है। उसी तरीके से जो चुनाव भी जो है वो भी विजडम ऑफ क्राउड है। सो व्हेन दिस टू इकोसिस्टम्स आर ट्राइंग टू सेकेंड गेस ईच अदर, तो आपको थोड़ी बहुत टर्बुलेंस दिखेगी। मार्केट को जो लोग चला रहे हैं या जो उसके पार्टिसिपेंट हैं वो मिलियंस में है, वो सेकेंड गेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मिलियंस ऑफ लोग वोट करने जा रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो जो मार्केट की एनोलॉजी है कि व्हेन यू विल कीप चेंजिंग योर स्टांस और ट्राइंग टू गेज विच साइड मार्केट इज गोइंग बेसिस द नंबर्स गोइंग अप एंड डाउन, देन यू आर मोर लाइकली टू मेक मिस्टेक देन गेट इट राइट। सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। अगर आप चुनाव को मिनट टू मिनट, डे टू डे, वीक टू वीक के बेसिस पर रनिंग कमेंट्री के तौर पर देखेंगे और ये गेज करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव किधर जा रहा है, तो मेरा अपना मानना है कि यू विल बिहेव मोर लाइक ए डे ट्रेडर। तो और डे ट्रेडर्स का फेट क्या है वो आपको, हमको, दुनिया को पता है, डॉक्यूमेंटेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन गोइंग बाय दैट वी शुड लुक एट द बेसिक फंडामेंटल्स। बेसिक फंडामेंटल, अगर आप जो भी इनकम्बेंट सरकार है, अगर सरकार के प्रति, उसके मुखिया के प्रति लोगों में गुस्सा है तो एक संभावना बनती है कि कोई विकल्प हो न हो, लोग ये कह सकते हैं कि भाई हमें तो आपको हटाना है। अभी तक जो हम लोगों ने कमेंट्री सुनी है, पक्ष विपक्ष दोनों ही तरह
की ओर से किसी ने अभी तक इस तरह की सिस्टमेटिक बात नहीं बताई है कि लोगों में मोदी जी के खिलाफ बहुत गुस्सा है कि इनको हटाना है। डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, थोड़ी बहुत दबी हुई नाराजगी भी हो सकती है, लोगों की जो आशा अपेक्षा रही है संभव है किसी की पूरी हुई किसी की नहीं हुई, लेकिन वाइड स्प्रेड एंगर की बात अभी तक हम लोगों ने नहीं सुनी है। दूसरा फंडामेंटल रीजन जिससे आप चुनाव हार सकते हैं, अगर आपका प्रतिद्वंदी जो है वो इफ देयर इज ए क्लैमर फॉर हिम और हर कि इस बार ये आदमी आएगा तो हम लोग की स्थिति जो अभी आज है इससे बहुत बेहतर हो सकती है, ये बातें भी हम लोगों ने अभी तक नहीं सुना कि भाई राहुल जी आएंगे तो उससे देश सुधर सकता है। कुछ लोग जरूर उनके समर्थक कहते हैं, मैं वाइड स्प्रेड बात कह रहा हूं। तो इन एब्सेंस ऑफ a widespread anger against the incumbent और a clamor for somebody who is a challenger, मुझे नहीं लगता है कि कोई आमूल चूल परिवर्तन या कोई बहुत बड़ा परिणामों में जो परिवर्तन की लोग बात कर रहे हैं वो दिखेगा। दूसरा, अगर इसको आप आंकड़ों में देखें तो पूरे इंडिया को आप बड़े आसानी से राजनीतिक नजरिए से ऐसे देख सकते हैं कि वेस्ट और नॉर्थ का जो एरिया है जहां पर करीब करीब 325 सीटें हैं जो बीजेपी की 2014 से बीजेपी और एनडीए के पार्टियों का एक तरह से समझिए गढ़ रहा है, वहां करीब करीब 90% सीटें जो हैं वो बीजेपी या उनके साथी दल जीत कर आए हैं। और इंडिया को अगर आप ईस्ट और साउथ का जो एरिया है, जब मैं ईस्ट और साउथ कह रहा हूं तो स्टार्ट विथ बिहार, एड दैट टू बंगाल, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये जो 225 के आसपास सीटें हैं, ये एरिया रहा है जहां पिछले 10 सालों में बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। इन 225 सीटों में भाजपा के पास आज की तारीख में 50 से कम सीटें हैं। तो अगर बीजेपी को हारना है तो आपको कोई, अगर आप उसका आकलन करना चाहते हैं तो आपको कोई सेफोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं, बस आपको ये देखना है कि क्या वेस्ट और नॉर्थ में जो उनकी बल्क ऑफ द सीट्स है, 250 सीट जो आई हैं, उसमें उनको कोई मटेरियल डैमेज हो रहा है कि नहीं। मेरा अपना जो अनुमान है, जो सारे कंजर्वेटिव अनुमानों को भी अगर आप साथ में ले लें, तो वेस्ट और नॉर्थ में बीजेपी को कोई मटेरियल डैमेज होता हुआ नहीं दिख रहा है। और दूसरी 2-3-5 महीनों से जो लोग राजनीति को फॉलो करते हैं, वो हम लोग जैसे लोग भी जो बता रहे हैं कि ईस्ट और साउथ में भाजपा की वोट शेयर और सीटें दोनों ही बढ़ रही हैं। मैं राज्यों का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को इन चुनावों में उड़ीसा जैसे राज्यों में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, असम में, बिहार में, क्यूमुलेटिवली, मैं एक एक राज्य की अलग बात नहीं कर रहा हूं, पुट टुगेदर तमिलनाडु एंड केरल, इन राज्यों में जितनी सीटें उनके पास है उससे 15-20 सीट बढ़कर आएगी और इन क्षेत्रों में भाजपा के वोट शेयर भी बढ़ेंगे। तो नेट स्टेटस को विथ ए पॉजिटिव बायस टुवर्ड्स द इनकम्बेंट, यानी कि जो उनकी स्थिति है उससे कुछ बढ़कर ही सीट आ सकती है, कम होने की संभावना मुझे बहुत कम दिखती है। जी बिल्कुल, आप एक बहुत ब्रॉड और बहुत कॉशस तरीके से बता रहे हैं कि 15-20 सीटें जहां हैं वहां से बढ़ सकती हैं और जो करंट नंबर है उससे थोड़ा ऊपर जा सकता है बीजेपी का नंबर जो है। तो जाहिर है कि इस वक्त जो चर्चाएं हैं वो ये है, एक वो होता है ना साइकोलॉजिकल मार्क दिमाग में बैठ जाता है। 303 है तो 304 के पार है तो एक नया रिकॉर्ड बनता है, 300 के नीचे है तो अब 90 बोलें, 280 बोलें, 272 बोलें, जो मैटर करता है वो 272 का नंबर है। तो ये जो इस वक्त गणित हो रहा है इसको आप ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जो लोग -300 की अलग अलग पिक्चर्स पेंट कर रहे हैं। देखिए, जो लोग राजनीति करते हैं, अगर भाजपा को कल होके 290 आ जाए या 295 आ जाए या 280 आ जाए, स्वाभाविक तौर पर वो आप पर आकर, आपके कैमरे पर आकर ये कह सकते हैं कि भाई मोदी जी ने 370 का दावा किया था, वो तो आया नहीं, उनको 280 आया, 285 आया। या उसी तरीके से जैसा आपने बताया, अगर 303 से ज़्यादा नंबर आ गया तो 310 आ जाए, 320 आ जाए, या ऊपर का नंबर क्या आएगा मैं जानता नहीं हूँ, तो भाजपा के लोग कहेंगे कि भाई हमारी जो संख्या थी उससे बढ़कर हमको बहुमत, हमको जनता का आशीर्वाद मिला है। लेकिन ये तो बहस का मामला है। संवैधानिक नजरिए से सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए और जिस किसी दल को या गठबंधन को 272 से ज़्यादा सीट आएगी वो सरकार बनाएगा। अगर भाजपा को कल मान लीजिए कि 273 या 275 सीट आता है, ऐसा तो होगा नहीं कि भाजपा के लोग कहेंगे कि भाई हमने प्रयास किया था, दावा किया था 400 का, हमें 275 आया, अब हम सरकार नहीं बनाएंगे। ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो टू कट द चेज, व्हाट वी शुड सी इज कि क्या इनके 275 से ज्यादा सीट, 72 से ज्यादा सीट आ रही,
तो क्योंकि संविधान में व्यवस्था वही बनाई गई है कि जिसको भी 272 से ज्यादा सांसद जीतकर आए वही सरकार बनाएगा। तो बातें तो चलती रहेंगी, राजनीति है, चलता रहेगा। फिर मैं वही आपको बात कहूंगा, अगर मार्केट चल रहा है, मार्केट ऊपर जाए तो भी कमेंट्री होगी, नीचे आए तो भी कमेंट्री होगी, मार्केट में टर्बुलेंस होगा तो भी कमेंट्री होगी, मार्केट में बीटा कम हो जाए तो भी लोग कमेंट्री करेंगे कि तो कमेंट्री करने वाले तो करते रहेंगे। लेकिन सरकार बनने के नजरिए से मैं कोई रिस्क नहीं देखता हूं। बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जो गठबंधन है वो वापस सरकार में लौटते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मामूली चेंजेस भी जब ऐसी परिस्थितियों में होते हैं तो हम लोग उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, या तो जिनके अपने आग्रह हैं वो, या मीडिया में चूंकि हमको खबरें बनानी होती हैं वो। एक बात और, पिछले जितने चुनाव हुए हैं जब से मोदी लेड बीजेपी इमर्ज होकर के सामने आई है, तो क्या ये कहना मुनासिब होगा कि दरअसल चुनाव के पहले बीजेपी हमेशा, कितने भी सर्वे कर लिए गए हों, अंडर एस्टिमेट की गई है, उसने सरप्राइज किया है तो अपसाइड में सरप्राइज किया है एक्चुअल आउटकम में? ऐसा 2014 और 19 के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि 14 में जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन थे वो भी 210 या 220, 230 लोग बता रहे थे और आंकड़े 272 से ऊपर आए। 2019 में भी शुरुआती अगर आप चैटर याद करेंगे 2019 के चुनाव में, बिकॉज बीजेपी चुनाव हारी थी राज्यों में दिसंबर के महीने में, तो ज़्यादातर लोगों का अनुमान था कि भाई अब 272 से ऊपर तो रिपीट नहीं होगा। लेकिन देखिए, इस तरह के जितने आकलन अनुमान हम लोग करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वी आर लुकिंग इन द रियर व्यू। हम लोग ये देख रहे हैं कि पीछे क्या होता आया है। तो चूंकि 2014 से पहले करीब 15-20 सालों तक किसी एक दल को एक नेता के नाम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो लोग कहते हैं अच्छा बहुत, अगर सपोर्ट है भी तो कितना मिल जाएगा, 220 मिल जाएगा, 240 मिल जाएगा। 2024 का मामला थोड़ा उलट है। 24 में शुरुआत ज्यादा लोगों ने बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नोट पर करी, क्योंकि बड़ी बहुमत की 2 बार से सरकार है। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर खुद कहा कि भाई 370 सीट आएंगी। तो पिछले 3-4 महीनों से पूरे चर्चा का जो केंद्र रहा है वो 370 और 400 पार, ये चर्चा में रहा है। और इसको आप एक तरह से बीजेपी की स्ट्रैटेजी समझ लें, उनका प्रोपेगेंडा मशीनरी की ताकत समझ लें, या विपक्ष की बेवकूफ़ी समझ लें, या उनकी कमजोरी के तौर पे देख लें। हुआ ये है कि पूरा जो गोल पोस्ट है उसको मोदी जी और भाजपा ने 272 से शिफ्ट करके 370 कर दिया है। तो सारी चर्चा इसी पर हो रही है कि भाई बीजेपी को 370 आ रहा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है या लोगों की चर्चाएं हैं, लोगों का आकलन है, वो उसी के इर्द गिर्द है कि 370 आएगा कि नहीं। 270 की कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे फिर मैं वही बात कहूंगा कि दे हैव स्मार्टली, एंड वी मस्ट गिव क्रेडिट टू बीजेपी और मोदी जी, कि उन्होंने शायद इन चुनावों में स्मार्टली वो बार ही शिफ्ट कर दिया। चर्चा का केंद्र जो था, न्यूक्लियस था, उसको चेंज करके 272 से 370 कर दिया। और इसका उनको एक तरीके से फायदा है, क्योंकि कोई ये कह ही नहीं रहा है कि मोदी जी हार रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि भाई 370 नहीं आ रहा है, अरे भाई 320 भी आएगा तो सरकार तो उन्हीं की बनेगी। बिल्कुल, और उसमें ये होगा कि अगर लेकिन हैविंग सेड सो, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा जी, एक बात ऐड करना चाहूंगा, चूंकि आप भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए पत्रकार बहुत लंबे समय तक आपने करी है। कई बार ऐसा होता है कि जब कंपनियों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है और उनका बहुत बेहतर भी परिणाम आए लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम आए, तो मार्केट उनको पनिश करता है। तो उस नजरिए से आप ये सुन सकते हैं कि अगर बीजेपी के मान लो 310 आ जाए, 15 आ जाए, तो एक वर्ग ये कह सकता है कि भाई 370 तो नहीं आया, जितना दावा कर रहे थे उतना नहीं आया। बिल्कुल सही कहा, मैं वही कहने वाला था कि एक वर्ग ये भी उसका रिफ्लेक्शन आपको मार्केट के रिएक्शन में भी दिख सकता है। जी जी, और एक वर्ग ये भी कह सकता है कि 400 की बात कर रहे थे, 370 की बात कर रहे थे, 365 भी आ गया तो बोल सकते हैं कि हार गए। हाँ, हार गए तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे मतलब देयर कुड बी समथिंग टू फॉर देम टू टॉक अबाउट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपने बहुत केयरफुल 2 शब्द इस्तेमाल किए कि विपक्ष की कमजोरी कहें या बेवकूफ़ी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने की हम बात करते हैं उसमें विपक्ष का बड़ा रोल होता है। इस बार विपक्ष ने अपनी ये भूमिका कैसे निभाई? देखिए,
लोकतंत्र में मैं हमेशा कहता हूं, भारत जैसे देश में जहां 60% से ज़्यादा लोग सारे विकास के दावों और प्रयासों के बावजूद आज भी हम लोग के देश में 60% से ज़्यादा लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप ये तो कह ही नहीं सकते कि देश में विपक्ष नहीं है, सारे लोगों की जिंदगी सुधर गई, हर व्यक्ति सरकार से, व्यवस्था से खुश है। ये तो हो ही नहीं सकता है। ये बात मैं हमेशा ही दोहराता हूं। इंडिया की अगर आप इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे, कोई सिंगल पार्टी आज तक यहां 50% भी मत लेकर नहीं आया है देश के स्तर पर। तो ये आपको दिखाता है सिंपल शब्दों में कि जिस कभी दौर में, जिस किसी दिन को कभी भी जब चुनाव हुआ है, तो जो लोग वोट देने गए उसमें सरकार के पक्ष से ज्यादा विपक्ष वाले लोग रहे हैं। लेकिन वी हैव इन इंडिया फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम। यहां पर अगर जो इसको सबसे ज्यादा वोट आया, वो चाहे 31% आया 2014 में मोदी जी को या 38% आया 2019 में, अगर सबसे ज्यादा वोट जो पार्टिसिपेंट थे उनमें से आया उनको, तो सरकार तो उन्हीं की बनेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मायने नहीं रखता है, विपक्ष तो रहेगा ही। हम नागरिक होने के नाते हम लोग के लिए ये अच्छी बात है कि देश में विपक्ष है। और अगर आप देखेंगे सरकार बन भी जाएगी, चाहे वो 310 से बने, 280 से बने या 340 से बने, देश में विपक्ष कमजोर होने वाला नहीं है। अभी जो बहुमत की सरकार चल रही है, भाजपा के 303 सांसद हैं, एनडीए के ऑलमोस्ट 350 हैं। मोदी जी ने कई इंटरव्यूज में ये भी कहा कि अगर आप कुछ साथी दलों को मिला लें तो हम लोग के पास तो पहले से भी 400 थे। इसके बावजूद हम लोगों ने देखा है पिछले 5 वर्षों में किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ और उन्हीं मोदी जी को पब्लिकली आकर माफी मांगनी पड़ी, उन कानूनों को वापस लेना पड़ा जी। हम लोगों ने सीए एनआरसी पर प्रोटेस्ट होते देखा। तो विपक्ष कभी कमजोर नहीं हो सकता है और इस तरह के मुद्दे आगे भी आते रहेंगे। सरकार में जो लोग जीत कर आ रहे हैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे, बिन मांगी सलाह है, लेकिन अगर आप जीत कर आ रहे हैं तो दे हैव टू बी केयरफुल कि जिस तरह के माहौल में चुनाव जीत कर सरकार बन रही है या बनने जा रही है, आप पब्लिक डिसेंट को अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूरल डिस्ट्रेस और बढ़ती हुई इनइक्वालिटी और बेरोजगारी, ये 3 बहुत बड़े मुद्दे धीरे धीरे नीचे जमीन पर मुझे लग रहा है कि सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी, इसीलिए मेरा सवाल था कि विपक्ष को थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर दें कांग्रेस की तरफ। और मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम बिना मतलब का किसी का क्रिटिसिज्म करें, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी थी थर्ड टाइम इनकम्बेंसी वाली, कांग्रेस इस गेम को अच्छा खेल सकती थी, इंडिया अलायंस अच्छा बन सकता था, जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का केस मुझे दिखता है। क्या मेरा ये कहना सही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कोई पहली और अंतिम बार नहीं है। कई लोगों, मैंने अपने पहले किसी वार्ता में भी कहा है कि भारत जैसे देश में ये अपॉर्चुनिटी आपको, अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको हर 1-2 साल पर आता है। कोई ना कोई आपको मौका मिलेगा कि विपक्ष के नाते आप अपने आप को रिसरेक्ट कर सकते हैं। और जो विपक्ष, कांग्रेस लेड विपक्ष हम लोग के यहाँ इनके पास भी ये मौका 2014 के बाद से, मैंने आंकड़ों से, प्रिसाइज डेट से बताया है, 3 ऐसे अवसर तो मुझे दिखते हैं जो कि 12 महीने से 15 महीने का दौर रहा है, जिसमें भाजपा या मोदी जी या उनकी सरकार बैकफुट पर रही, लेकिन विपक्ष उसको भुना नहीं पाया। आपको याद होगा 2014 में जब ये सरकार जीत कर आई पहली बार, 2015 में जनवरी में आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीती और 2015 उसी साल नवंबर में बिहार में चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त मिली। मतलब पूरा जो 2015 का महीना है, 2015 का साल है, और अगले 2016 मई तक जब बंगाल, असम, तमिलनाडु के चुनाव हुए, वो करीब करीब 18 महीनों में भाजपा को कहीं सफलता, चुनावी सफलता नहीं मिली। सिर्फ किसी भी तरह अलायंस की मदद से, गठबंधन के मदद से असम में वो जीत उनको हासिल हुई। वो 15 महीने का समय था कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास, क्योंकि मोदी जी तब नए थे, तब ये कल्ट इमेजरी बननी शुरू हुई थी या नहीं बनी थी, तब सत्ता या पूरे व्यवस्था पर इतना कंट्रोल नहीं था। उनके भी जो मुरीद थे उनको भी शायद इतना विश्वास नहीं रहा होगा। आपके पास समय था अर्ली बाउंस बैक करने का। उस समय कांग्रेस और उनके साथियों ने उस तरह का प्रयास नहीं किया। फिर दूसरा दौर आया जब डिमोनेटाइजेशन के 6 महीने के बाद देश में थोड़ी सी टर्बुलेंस शुरू हुई, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कह ले, रूरल डिस्ट्रेस कह ले, और भाजपा को यूपी में डिमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद तो सफलता मिली, लेकिन आपको याद होगा गुजरात के चुनाव से पहले गुजरात में पटेलों का एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ,
महाराष्ट्र में कुछ मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ और पूरे देश में एक बड़ा माहौल धीरे धीरे बनना शुरू हुआ था, जो कि बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए आसान नहीं था। गुजरात के जो परिणाम आए, आपको याद होगा, वो नवंबर 2017 में, उसमें कांग्रेस ने अपने 20 साल का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया। मुश्किल से 15 सीटों से भाजपा गुजरात बचा पाई। उसके बाद वो कर्नाटक में उनकी हार हुई और फिर लगातार 3 स्टेट हारे, छत्तीसगढ़ हारे, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे। तो मतलब आप मिड 2017 से उठाकर 2018 अंत तक 15-17 महीने का एक दौर था जब भाजपा बैकफुट पर थी, विपक्ष के पास अवसर था कि वो चैलेंज कर सकते थे, उन्होंने वो मौका गंवा दिया। तीसरा मौका एक फिर आया जब कोविड का दूसरा दौर चला। आपको याद होगा, बंगाल के चुनाव में नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए और ये वो दौर था जब कोविड का दूसरा फेज देश में शुरू हुआ था और एक तरीके से सरकार बैकफुट पर थी, पता नहीं चल रहा था क्या होगा, कोविड की महामारी है। और पहली बार MOTN सर्वे में 10 साल में मोदी जी की पर्सनल पॉपुलैरिटी में रिकॉर्डेड जो डिप आया है वो वही टाइम है जून 2021 का। बंगाल चुनाव हारने के बाद करीब करीब 1-1.5 साल का जो समय रहा है वो बीजेपी और मोदी जी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन फिर विपक्ष ने वो अवसर गंवा दिया। अब अंतिम मौका विपक्ष के पास तब आया जब उन्होंने पिछले साल इंडिया गठबंधन बनाई। जून के महीने में, आपको याद होगा, पटना में इनकी गठबंधन बनी, बेंगलोर में इन्होंने UPA को रीनेम करके इंडिया गठबंधन कहा और देश में एक चैटर, कम से कम उनके समर्थकों में एक उत्साह आया कि इस बार एक मजबूत विपक्ष, सारे दल, सारे नेता मिलकर एक कॉमन नैरेटिव पर, प्रोग्राम पर शायद वो मोदी जी को, बीजेपी को चुनौती देंगे। और वो अगर देते तो शायद संभव था कि भाजपा का नंबर 220-40 भी हो सकता था। लेकिन गठबंधन बनने के बाद हमने जो पूरे देश ने देखा, 4 महीने तक उन्होंने नामकरण तो किया, लेकिन उसके बाद ना उसका कोई प्रोग्राम हुआ, ना उनके सीटों के गठबंधन फाइनल हुए, ना कोई ऐसा ग्राउंड पे प्रयास किया गया। कांग्रेस ने प्राइमरली जो उनकी सोच थी, मैं जो समझ पा रहा हूं कि राज्यों के चुनाव जो नवंबर-दिसंबर में थे, उनका ऐसा मानना था, उनके लोग बता रहे थे कि वो राज्यों के चुनाव जीत जाएंगे। तो उनको ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन बन गया, अब अगर हम राज्यों के चुनाव जीत जाते हैं तो वी विल हैव अपर हैंड विज़-विज़ एलाइज, वी वुड बी एबल टू मैनेज इंडिया गठबंधन फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। उस चक्कर में उन्होंने अपने ही द्वारा बनाई गई इंडिया अलायंस को 4-5-6 महीने तक ठंडे बस्ते में डाल दिया और वो क्रूशियल टाइम है जब मोदी जी और भाजपा, उन्होंने धीरे धीरे अपना लॉस्ट स्पेस गेन कर लिया। और जनवरी में जब राम मंदिर का जो सेरेमनी हुई, उसके बाद से तो 2 महीने तक करीब करीब विपक्ष ने बिना किसी वजह के एक तरह से हथियार ही डाल दिया कि भैया अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जब तक फरवरी में वापस जगे, उनको लगा कि नहीं देश में है विपक्ष, कुछ किया जा सकता है, तब तक शायद बहुत लेट हो चुका था। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये मौका भी उनके हाथ से निकल गया। बिल्कुल, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपने किया। आप देखते होंगे जब जो जमीन पर आपके जमीन पर जो पत्रकार जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं कि जो लोग नाराज भी हैं, जो लोग डिसअपॉइंटेड भी, वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन सामने है कौन। एग्जैक्टली ये जो स्टेटमेंट है एक सामान्य आदमी का कि सामने है कौन, ये दिखाता है आपको किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा वैलिडेशन है या सबसे बड़ा असेसमेंट है। एक लाइन, एक सामान्य आदमी का ये कहना कि मैं बहुत परेशान हूं, गरीब हूं, बेरोजगार हूं, मुझे दिक्कत है, लेकिन सामने है कौन, ये दिखाता है कि विपक्ष अपने तरह से, चाहे उन्होंने जितना भी प्रयास किया हो, जनता को यही दिख रहा है कि विपक्ष की ओर से कोई क्रेडिबल फेस, नैरेटिव या ऑल्टरनेटिव उनके सामने नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर समस्या रही इनके सामने और ये कहना शायद गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूं कि इस बार विपक्ष, जो कि बेसिकली कांग्रेस लेड है, उसको लगा कि ये चुनाव सोशल मीडिया पे हो गया है और वहां हम जीत रहे हैं, उसके कारण ग्राउंड पे कोई ये सवाल पूछता है कि भाई सामने है कौन। समय मेरी सीमा है इसमें, लेकिन एक अंतिम सवाल बहुत ज़रूरी है आपसे प्रशांत जी, वो ये है कि पिछले 2 साल से आप बिहार में घूम रहे हैं और आप अगली विधानसभा चुनाव, जो अगला विधानसभा चुनाव होगा, उसमें आप एक पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रहे होंगे। मैं पर्सनलाइज करूं इस सवाल को तो ये कहना चाहता हूं कि मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं बाय रेस बिहारी हूं, तो मेरी बड़ी दिलचस्पी है कि बिहार में क्या बदलेगा, क्योंकि वो अल्ट्रा डेमोक्रेटिक स्टेट है और आप एक थर्ड फैक्टर के रूप में उतरेंगे 2025 में। देखिए, आप बिहार के होने हैं उस नाते भी है, अदरवाइज भारत के जितने भी
लोग हैं जिनकी सेंसिटिविटी है, उन क्षेत्रों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो विकास के दौड़ में शायद कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। बिहार वो भूभाग है देश का जो देश का आज भी सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। 10 साल मैं पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में था, 10 साल फिर मैंने जो काम किया जिसको आप लोग राजनीतिक रणनीतिकार, प्रबंधक, कंसल्टेंट जो भी कह लें, 20 साल के अपने अनुभव और जो मेरी क्षमता बनी, समझ बनी, उसके बाद मैंने ये तय किया कि बिहार के होने के नाते मुझे ये प्रयास करना चाहिए कि उस राज्य में परिवर्तन हो। और मैंने मेरी जो भी समझ है वो सारी समझ, इट्स ऑल एंकर्ड इन व्हाट गांधी हैज टॉट एंड प्रीच्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में अगर सुधार आना है तो वो किसी दल को क्रिटिसाइज करने से, किसी व्यक्ति विशेष को गाली देने से या किसी पर जिम्मेवारी थोपने से नहीं होगा। कहीं ना कहीं समाज के स्तर पर जब तक वो प्रयास नहीं होगा, कहीं ना कहीं जब तक बिहार के लोग ये नहीं समझेंगे कि अगर उनको अपनी स्थिति सुधारनी है तो जिस तरीके से वो वोट करते हैं, जिस तरीके से और जिन लोगों को वो अपने प्रतिनिधियों के तौर पर चुनते हैं, उनमें उनको परिवर्तन लाना पड़ेगा। इस परिप्रेक्ष्य से मैं बिहार में पिछले 2 साल से गांव-गांव घूम रहा हूं और करीब 4800 गांवों में तो मैं गया हूं, रहा हूं, लोगों से बात करी है। काम मैं वही कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। पहले मैं नेताओं को, दलों को ये बताता था, मदद करता था, सुझाव देता था कि किस तरह से वो अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं, किस तरह की नैरेटिव के साथ वो पब्लिक में जा सकते हैं, किस तरह के प्रयास से उनको बेहतर वोट मिल सकता है। सिर्फ मैंने अपना कैनवस बदल दिया है। अब मैं किसी दल और नेता को सुझाव नहीं दे रहा हूं, मैं अब बिहार की जनता को ये सुझाव दे रहा हूं। नेचुरली ये थोड़ा आपको ज्यादा क्योटिक दिख सकता है क्योंकि कैनवस बड़ा है, लेकिन प्रयास यही है कि लोगों को ये जाकर बताया जाए कि आप में ये क्षमता है, आप अपने बीच से ऐसे लोगों को निकाल सकते हैं, संगठित हो सकते हैं और जनसुराज या प्रशांत किशोर आपकी मदद करेंगे। आप साथ में आइए ताकि आपके बच्चों का जीवन सुधरे। मेरे जीवन का मैंने अब लक्ष्य जो बनाया है, 10 साल के नजरिए से मैं अपना जीवन तय करता हूं। 10 साल मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में था, 10 साल मैं चुनावी रणनीतिकार था, अब 10 साल कम से कम मैं अपने बिहार के लिए देना चाहता हूं। मेरा लक्ष्य है कि अगले 10 साल में बिहार में वो व्यवस्था बने ताकि बिहार भी अगले 10 वर्षों में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके। बहुत इंटरेस्टिंग प्रयोग है और गांधी के सिद्धांतों की बुनियाद पर है। हम आपको अपनी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। समय की कमी है वरना और बात करते। अंत में यही कहना है कि इस चर्चा का जो निचोड़ है, चूंकि चुनाव के संदर्भ से बात शुरू हुई थी, कि प्रशांत किशोर क्लियर राय दे रहे हैं कि जितनी सीटें हैं बीजेपी की 300 या 300 के ऊपर, इनका मोटा मोटा अनुमान यही है। प्रिसाइज नंबर तो कोई जाहिर कर नहीं सकता, वो भारत के चुनाव में संभव भी नहीं है। लेकिन प्रशांत जी, आपकी बहुत ही क्लियर और निरपेक्ष भाव वाली इस एनालिसिस के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।